अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम प्रेमचंद की अफ़साना निगारी की खसूसियात पर बात करते हैं। मशाहिर अदब ने, नाक़दीन अदब ने प्रेमचंद के अफ़सानों को कितने अदवार में तकसीम किया है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि उनके अफ़सानवी दौर को कितने अदवार में तकसीम किया गया है। जी, तो प्रेमचंद के अफसानों को 4 अदवार में तकसीम किया गया है। सबसे पहला दौर शुरू से 1909 तक का दौर है। इस दौर में इनके यहाँ हुब्बुल वतनी के जज्बात बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। पहला अफसानवी मजमुआ भी इसी हवाले से सौज़े वतन है, जिसे उस वक्त की हुकूमत की तरफ से ज़ब्त कर लिया गया था। उसके बाद जो इनका दूसरा दौर शुरू होता है वो 1909 से लेकर 1920 तक है। इस दौरान इनके अफसानों में तारीख़ी मौज़ूआत बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और तीसरे दौर की अगर बात की जाए तो तीसरा दौर 1920 से लेकर 1932 तक का दौर है। इस दौरान इन्होंने हिंदुस्तानी तहज़ीब की बात की बहुत ज़्यादा। हिंदुस्तानी तहज़ीब, हिंदुस्तानी कल्चर, हिंदुस्तान के गांव और इनके लोग और इस किस्म के तमाम चीज़ें जो हैं इस दौर के अंदर हमें नज़र आती हैं। चौथा दौर 1932 से 1936 तक का दौर है। इस दौरान इश्तराकी रवैया इनके यहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आता है। ज़ाहिर है इसकी वजह भी हमारे सामने है कि इन्होंने इनका झुकाव जो था वो शुरू से अदब बराए ज़िंदगी तरक्की पसंद तहरीक की तरफ था। तो इन्होंने तरक्की पसंद तहरीक के पहले तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के इजलास की सदारत भी की थी। इनका जो चौथा दौर है उसमें इन्होंने इश्तराकी रवैया इनके अफसानों में बहुत ज़्यादा मिलता है। अब हम प्रेमचंद की अफ़साना निगारी की खसूसियात पर बात करते हैं। उनके अफ़सानों के मुताल्लिक़ से ये बात वाज़ेह होती है कि उनके अफ़सानों में मगरबी तहज़ीब से टकराव की बजाय उन्होंने इस हवाले से मोहतात रवैया इख्तियार किया है। उन्होंने मगरबी तहज़ीब को बुरा भला कहने की बजाय अपनी मशरक़ी रिवायात की तरवीज की, अपनी मशरक़ी कदरों को अपने अफ़सानों में पेश किया, अपने मशरक़ी रिवायात, अपने मशरक़ी होने पर फ़ख्र किया। इशारों किनायों में अपने अफ़सानों में ऐसी बातें की कि पढ़ने वाला कारी अपने मशरक़ी होने पर फ़ख्र महसूस करे। तो उस वक्त के हवाले से नाज़ुक हालात थे। उन्होंने ये मोहतात रवैया इख्तियार किया कि मगरबी तहज़ीब से बराह रास्त टकराव ना पैदा किया जाए, बराह रास्त रद्द-ए-अमल ना पैदा किया जाए, बल्कि अपनी जो मशरक़ी कदरें हैं उनकी तरवीज की जाए, उनको फ़रोग़ दिया जाए। इसके बाद उन्होंने सियासी अफ़साने भी लिखे। उनके अफ़सानों में सियासी शऊर भी मिलता है। पढ़ने वाला कारी उनके अफ़सानों से सियासी बसीरत हासिल करता है। हिंदुस्तान उस वक्त जिस हालत में था, ग़ुलामी के दौर से गुज़र रहा था, तो उस वक्त की ज़रूरत थी कि लोगों में सियासी शऊर और सियासी बसीरत पैदा की जाए। तो मुंशी प्रेमचंद ने अपने अफ़सानों के ज़रिए लोगों में सियासी शऊर बेदार किया और ऐसे अफ़साने लिखे जिनसे लोगों में सियासी हवाला से शऊर और फ़हम पैदा हो। उन्होंने सियासी हवाला से बराह रास्त अफ़साने लिखे, जिसकी वजह से उनका पहला अफ़सानवी मजमुआ सौज़े वतन वो भी ज़ब्त कर लिया गया। मुंशी प्रेमचंद की अफसाना निगारी की खसूसियात पर बात करते हैं तो इनके अफसाना निगारी में हिंदुस्तान के आम लोगों की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा जो है वो उसके बारे में अफसाने लिखे गए हैं, उसे डिस्कस किया गया बहुत ज़्यादा। हिंदुस्तान के आम देहात को, हिंदुस्तान का कल्चर दिखाया गया है, हिंदुस्तान के लोग। इनका मशहूर ज़माना अफसाना जो है कफन, उसमें हिंदुस्तान के लोगों को और हिंदुस्तान के जो आम आदमी है, पिसा हुआ तबका है, उस पर बात की गई। उसके अलावा पंचायत में देख लें, इनका अफसाना हमारी 9वीं जमात के निसाब में भी शामिल है। तो इन अफसानों में, तमाम तर अफसानों में इन्होंने हिंदुस्तान के आम लोगों की ज़िंदगी को पेश किया कि किस तरीके से वो लोग सवा सेर गेहूँ देख लें, तो मतलब सरमायादार तबके का जो उन्होंने आम लोगों पर सादा
हिंदुस्तान के जो आम लोग थे उन पर किस तरीके से उनका इस्तेहसाल किया था, उसके बारे में इन्होंने बताया। इनकी अफसाना निगारी में मकसदियत गालिब है, लेकिन मकसदियत के होते हुए भी इन्होंने अपने फ़न में किसी सूरत जो है अफसाना निगारी के फ़न से, इनके अफसाने फ़न से किसी सूरत नीचे उतरते हुए नज़र नहीं आते। मज़ीद बात करते हैं इनके अफसाना निगारी पे, तो ज़ुबानों बयां के हवाले से बात करते हैं कि किस तरीके की इन्होंने अपने अफसानों में ज़ुबान इस्तेमाल की। तो मुंशी प्रेमचंद ने अपने अफसानों में हिंदुस्तान की जो मकामी देहाती ज़ुबान थी उसे इस्तेमाल किया। कफन की बात की जाए तो उन्होंने ये ज़ुबानों बयां के हवाले से इनका एक शानदार अफसाना है, किस तरीके से माधु और घेसू आपस में दोनों बात करते हैं। जिस तरह की ज़ुबान इनके अफसानों में बयान की गई है वो हमें आज के दौर में भी अगर हम उन्हें पढ़ें तो हमें वापस खींच कर हिंदुस्तान के देहात में ले जाती है, जहाँ सैकड़ों माधु और घेसू हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तवा शेर गेहूँ देख लिया जाए, हज अकबर देख लिया जाए, तो ये इस किस्म के शानदार अफसाने हैं। और इनके अंदर जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई है वो एक हिंदुस्तान के आम शख्स की, जो आम देहाती शख्स है, जो हिंदुस्तान के देहात में रहने वाला शख्स है, वो जो ज़ुबान बोल रहा है वही ज़ुबान इन्होंने अपने अफसाने में पेश की है। जी तो दोस्तों, डॉक्टर अनवार अहमद ने इन्हें समाजी हकीकत निगार और वाक़ियत निगार लिखा है। प्रेमचंद उर्दू अफसाना निगारी की रिवायत में वो पहले अफसाना निगार हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के देहात को अपना मौजू बनाया और उन देहात में रहने वाले लोगों के रस्म व रिवाज, उनकी तहजीब, कल्चर, सकाफत, उनकी ज़बान, बोलचाल, इन सब चीज़ों को अपने अफसानों का मौजू बनाया। वो एक हकीकत निगार हैं, उन्होंने तमाम चीज़ों का गहराई से मुशाहदा किया और इन चीज़ों को अपने अफसानों का मौजू बनाया और उन देहाती लोगों के मसाइल को उजागर किया। तो इनके अफसानों में नफ्सियाती हवाले से भी हमें बहुत से किरदार नज़र आते हैं जिनकी नफ्सियाती हवाले से तशरीह की गई है। नफ्सियाती हवाले से अफसानों में हमें बहुत सा मवाद मिलता है। तो उन्होंने मुख्तलिफ किरदारों के ज़रिए, उनकी नफ्सियात के ज़रिए हिंदुस्तान के आम आदमी की नफ्सियात को उजागर किया है। हिंदुस्तान के जो उस वक्त के सियासी, मुआशी, समाजी और इखलाकी हालात थे उनको अपने किरदारों के ज़रिए पेश किया है, अपने अफसानों के ज़रिए उन हालात का पर्दा चाक किया है। किरदार निगारी पर बात की जाए तो मुंशी प्रेमचंद ज़ाहिर है समाजी वाक़ियत निगार इन्हें डॉक्टर अनवार कह रहे हैं, तो इन्होंने अपने हकीकी किरदार अपने अफसानों में पेश किए हैं। हिंदुस्तान के देहात में होने वाले वाक़यात को, आम तौर पर होने वाले वाक़यात को इन्होंने अपने अफसानों में पेश किया है। इनके अफसानों में हमें जिस तरह के किरदार मिलते हैं, जिस तरह का जुल्म और सितम इन्होंने अपने कई अफसानों में दिखाया है, वो महज कोई झूठी कहानी नहीं है। असल में ऐसा उस दौर में हिंदुस्तान के देहात में असल में ऐसी कहानियाँ रूनुमा होती नहीं। उसके अलावा इन्होंने कुछ मस्बत किरदार भी अपने अफसानों में दिखाए, जैसे कि पंचायत में। तो इस किस्म के किरदार हिंदुस्तानी तहजीब को, हिंदुस्तान के कल्चर को, हिंदुस्तान के देहातों से ही लोग उठाकर इन्होंने अपनी अफसाना निगारी का हिस्सा बनाया। इसके अलावा उन्होंने अपने अफसानों में एक मिसाली औरत का रूप पेश किया। उन्होंने एक मिसाली औरत को पेश किया अपने अफसानों में, जो पतिव्रता है, जो अपने खामन की फरमा बरदार है और समाज की कितनी कड़ी पाबंदियां हैं, उसके साथ कितना नारवा सलूक किया जाता है एक हिंदुस्तानी समाज में औरत के साथ किस तरह के मामलात हैं। तो उन्होंने एक मिसाली औरत का नमूना अपने अफसानों में पेश किया है। किसी भी अफसाने की कामयाबी का दारोमदार मंजर निगारी पर होता है। मंजर निगारी अफसाने की कामयाबी में एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। अगर अफसाना निगार एक अच्छी मंजर निगारी कर देगा तो काफ़ी हद तक उसके अफसाने के कामयाब होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद और इनकी मंजर निगारी की बात की जाए तो मंजर निगारी में अपना सानी नहीं रखते।
انہوں نے ہندوستان کے دیہات کی جو تصویر دکھائی ہے، قاری کو یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ انہی دیہاتوں کی سیر کر رہا ہے۔ منظر نگاری کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ ادیب، مصنف یا افسانہ نگار اس طرح اس منظر کو اپنے الفاظ میں پیش کرے کہ اس منظر کی تصویر قاری کی آنکھوں کے سامنے پھر جائے، وہ منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے، آپ یوں محسوس کریں کہ وہ منظر آپ اپنی آنکھوں سے براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ تو منظر نگاری کے حوالے سے پریم چند اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے، اور اپنے افسانوں میں وہ اتنا عمدہ منظر پیش کرتے ہیں کہ قاری یوں محسوس کرتا ہے کہ وہ اس جگہ، اس علاقے اور ان دیہاتوں میں پھر رہا ہے جہاں کی وہ منظر نگاری کر رہے ہیں۔ افسانے کی سب سے بڑی خوبی اختصار ہوتا ہے۔ ظاہر ہے افسانے اور ناول میں یہی فرق ہے کہ ناول جو ہے وہ زندگی کے تمام پہلوؤں کو پر روشنی ڈالتا ہے، اور افسانہ زندگی کے ایک پہلو پر روشنی ڈالتا ہے۔ تو اختصار جو ہے وہ افسانے کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ تو منشی پریم چند کے اگر افسانہ نگاری میں دیکھا جائے، اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے افسانوں کو دیکھا جائے، تو ان کے بہت سے افسانے جو ہیں وہ اپنے کردار سے باہر نہیں نکلتے، اپنے کرداروں کے گرد ہی گھومتے ہیں، اور ان کے افسانوں میں 2 یا 3 جو مرکزی کردار ہیں، پورا افسانہ ان کے گرد ہی گھومتا ہے۔ اور اس طریقے سے ان کے جتنے بھی افسانے ہیں، بیشتر افسانے ان کے اختصار کی بہترین مثالیں ہیں۔ پریم چند کی افسانہ نگاری کی چند مزید خصوصیات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کے ہاں داستانوی رنگ اور تاریخی موضوعات بھی ہمیں بہت ملتے ہیں۔ پہلے دور کے ابتدائی سالوں کی بات کی جائے تو ان کے ہاں داستانوی رنگ نمایاں ہے، اس کے علاوہ رومانوی رنگ بھی کہیں کہیں نظر آتا ہے۔ پریم چند جذبہ حب الوطنی سے سرشار تھے۔ انہوں نے اپنا پہلا افسانوی مجموعہ بھی سوز وطن کے نام سے 1909 میں زمانہ پریس کانپور سے چھپوایا، جو کہ ظاہر ہے انگریزی حکومت کو اس سے خطرہ ظاہر ہوا تو انہوں نے اسے ضبط کر لیا۔ پریم چند نے بھی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انگریزی تہذیب سے ٹکراؤ کے بجائے اپنی تہذیب پر اور اپنے کلچر پر زیادہ زور دینا شروع کر دیا۔ وہ تاریخ اور اصلاح معاشرہ کی طرف متوجہ ہوئے، بالکل اسی طرح جس طرح حالی، انہوں نے بھی حالی کا رنگ اپنایا۔ ان کے دل میں ہندو راجوں اور رانیوں کی حوصلہ مندی اور خاندانی روایت کی پاسداری کا بڑا احترام تھا۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں اسی ماضی کو، ہندو قوم کے اسی شاندار ماضی کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی۔ پریم چند نے انسان کی نفسیات پر بھی بہت سے افسانے لکھے۔ اس چیز سے پریم چند نے اس قدر کام لیا کہ وہ ان کے طرز بیان کی ایک خصوصیت بن گئی۔ مثلاً وہ جملوں میں تشبیہات کا جہاں استعمال کرتے ہیں تو انہوں نے انسان کی نفسیاتی محسوسات کو کام میں لانے کی کوشش کی ہے۔ اس کی ایک مثال ہے، وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ایک یتیم بچہ ماں کا تذکرہ سن کر رونے لگتا ہے، اسی طرح چھاکی کی یاد میں چمپت رائے کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ اس حیثیت سے پریم چند کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اردو افسانوں میں حقیقت شعاری کی بہترین مثالیں پیش کی ہیں، جس میں ہر جگہ عالمگیر حقائق، عام فطرت انسانی کی نفسیات اور بلندی خیال کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ پریم چند کی افسانہ نگاری کی ایک اور خصوصیت تنوع ہے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پریم چند نے اپنے افسانوں میں زندگی کے ہر 2 پہلوؤں، المیہ اور تربیہ کا استعمال کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں ہر طبقے کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ وہ روہیلوں اور راجپوتوں کی جنگ جویانہ صفات اور ان کی جرأت مندانہ اقدار کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ دوسری طرف ساہوکاروں اور سیٹھوں، ذمہ داروں کے ظلم و تشدد اور گھناؤنے کردار کو بھی بے نقاب کرتے ہیں۔ ان کے ہاں غریب کسانوں، مفلس کاشتکاروں اور نیچی ذات کے ہندو لوگوں یا ہندوستان کے اس وقت کے لوگوں کی بے بسی کی المناک داستانیں جا بجا ملتی ہیں۔ اس حقیقت سے واقعی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ معیار و مقدار کے اعتبار سے پریم چند نے اردو ادب میں افسانے کی روایت کو مستحکم کیا، اور انہوں نے ہی اردو افسانے کو ارتقائی منازل تک پہنچایا۔ مختصراً اردو افسانے
کے لیے ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ ہندوستانی ادب میں پریم چند کے بڑے احسانات ہیں۔ انہوں نے ادب کو زندگی کا ترجمان بنایا، زندگی کو شہر کی تنگ گلی کوچوں میں سے نکال کر دیہات کے لہلہاتے ہوئے کھیتوں میں جا کر دکھایا۔ افسانہ نگاری میں ان کا وہی مرتبہ ہے جو شاعری میں مولانا حالی کا ہے۔